नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदवीर सोलंकी फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, मेरे द्वारा आपको राजस्थान जीके के तहत राजस्थान जीके के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे, जिसमें राजस्थान का इतिहास, फिर राजस्थान की कला संस्कृति के कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पढ़ाए। इसी क्रम में मित्रों मैंने आपको राजस्थान इतिहास के जो टॉपिक पढ़ाए, जिसमें एक टॉपिक प्रारंभ किया गया था मेरे द्वारा विगत समय में, और उस टॉपिक का नाम था राजस्थान के प्रमुख राजवंश। इसी क्रम में मित्रों मैं गुहिल व सिसोदिया राजवंश से आपको अवगत करा रहा था। गुहिल व सिसोदिया राजवंश जिससे के अंतर्गत मैंने बहुत सारे शासकों का अध्यापन कराया आपको। उसी क्रम में मित्रों मैं सिसोदिया राजवंश के बारे में आपको पढ़ा रहा था। सिसोदिया राजवंश के अंतर्गत आने वाले प्रतापी शासक राणा कुंभा का भी मैंने आपको अध्यापन कराया। उसी क्रम में क्रमशः मित्रों मैं एक शासक के बारे में बता रहा था, राणा सांगा, एक महान युद्ध प्रेमी शासक राणा सांगा का विगत क्लास में मित्रों इस YouTube चैनल के माध्यम से मैंने उल्लेख किया था, और उसके बाद काफ़ी अंतराल हो गया, लेकिन मित्रों फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। और इसी क्रम में मैं राणा सांगा के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके बारे में भी मैंने मित्रों कुछ जानकारी शेयर कर ली थी, जिसमें मैंने राणा सांगा के सामान्य जीवन परिचय के बारे में बताया। मित्रों उसके बाद मैंने राणा सांगा के बारे में बताया कि राणा सांगा ने अपने जीवन में कई सारे युद्ध किए। जिन युद्धों, प्रारंभिक युद्धों की बात की जाए तो राणा सांगा ने अपने प्रारंभिक संकटकालीन समय से उबरने के बाद विभिन्न रियासत जो उसकी सीमावर्ती या सीमांत रियासत थी, उन रियासतों के शासकों से युद्ध किए, जिनमें एक दिल्ली रियासत आती है, मालवा आती है और गुजरात। मित्रों मैंने इसी क्रम में कई सारे युद्धों का उल्लेख भी किया था, जिसमें खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, ये मैंने आपको विस्तृत रूप से पढ़ाए विगत वीडियो में। मित्रों अभी आप जो पढ़ने जा रहे हो वो राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इन सीमांत रियासतों के शासकों को पूरी तरह से पराजित करने के बाद और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित करने के बाद राणा सांगा उत्तर भारत की महान शक्ति के रूप में उभरा। मित्रों एक महान हिंदू शासक के रूप में पढ़ा जाता है, और तत्कालीन समय में हम देखें तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत के रूप में राणा सांगा उभरा था। और उसके बाद राणा सांगा का संघर्ष बाबर से होता है मित्रों, और उसी क्रम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए चूँकि इस समय जो हमारा संसार है, हमारा भारत देश है, ये एक महामारी से पीड़ित है, कोरोना से। मित्रों इसी संदर्भ में मैंने आपको लिखा है कि आप जहाँ हो, जैसे हो, खुश रहना दोस्तों। तुम्हारा मिलना नहीं, तुम्हारा होना जरूरी है। स्टे सेफ, टेक केयर। मित्रों राजस्थान का इतिहास, जिसमें मैंने बताया आपको मेवाड़ रियासत का इतिहास, मेवाड़ रियासत में भी सिसोदिया वंश, और सिसोदिया वंश के अंतर्गत आप महान हिंदू शासक राणा सांगा के बारे में पढ़ने जा रहे हो, जिसे हिंदू पथ कहा गया। मित्रों राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष, इससे पूर्व का जो भी मैटर है विगत वीडियो में आप देख सकते हो। मित्रों अभी आप राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष पढ़ने जा रहे हो। राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष मित्रों, जिसमें आप देखें कि राणा सांगा जिस शासक से आप पूरी तरह अवगत हो चुके हो, लेकिन अभी एक नया नाम आया, बाबर। मित्रों बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर यहाँ भारत आया, किसने बुलाया, और राणा सांगा से इसका संघर्ष क्यों हुआ, इन तथ्यों से अवगत कराएंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का युद्ध पढ़ा जाएगा। मित्रों ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध, खानवा का युद्ध, उसको भी आप पढ़ेंगे। बाबर के बारे में यदि हम देखें तो मित्रों ध्यान से सुनना। बाबर, जिसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतुबुल निगार खानम। मित्रों बाबर का जन्म हुआ
1483 में फरगना में जन्म हुआ था। पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतुबुल निगार खानम। और मित्रों यह शासक बना 1494 में। मेनली फरगना इसकी पैतृक रियासत थी। इसका समरकंद पर भी अधिकार रहा। 1494 में शासक बना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 11 वर्ष की आयु में शासक बन गया। मित्रों इसके बाद इसने बड़ा संघर्षशील जीवन व्यतीत किया था। फरगना जिसकी पैतृक रियासत थी इससे छीन ली गई थी। बाद में समरकंद पे अधिकार कर लिया गया, इसके द्वारा उसको भी छीन लिया गया था। मित्रों इसने के युद्ध की तुलगमा युद्ध पद्धति के बारे में भी जाना। इसने तुलगमा युद्ध पद्धति सीखी थी उज़्बेकों से, एक जाति का नाम है। और तोपखाने का प्रयोग सीखा था तुर्कों से या ईरानियों से। मित्रों इसके प्रमुख तोपची के नाम थे उस्ताद अली, और मुस्तफा रूमी। ठीक भाई, ये बाबर जिससे राणा सांगा का संघर्ष हुआ उसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी है। मित्रों बात करते हैं हम कि इस बाबर को दिल्ली आक्रमण हेतु आमंत्रित किया। दिल्ली आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था इसे दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने। मित्रों दिल्ली आक्रमण हेतु आता है बाबर, जिस संदर्भ में एक युद्ध पढ़ा जाता है इंडियन हिस्ट्री में, पानीपत का युद्ध 1526, जिसमें एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ था दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। ये वही इब्राहिम लोदी है मित्रों जिसको राणा सांगा ने 2 बार पराजित किया था। बताया जाता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में इस इब्राहिम लोदी को पराजित किया और ये बाबर दिल्ली का शासक बन गया। कहाँ का शासक बना? दिल्ली का। मित्रों एक सामान्य से घटनाक्रम के तहत मैं बता रहा हूँ ये कि बाबर जिसका संघर्ष राणा सांगा से पढ़ा जाता है, एक मेनली मुख्य युद्ध पढ़ा जाता है खानवा का युद्ध। मित्रों बाबर को यहाँ दिल्ली आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था दौलत खां लोधी, जो तत्कालीन समय में पंजाब का गवर्नर था, लेकिन उसे हटा दिया गया था, और आलम खां लोधी जो इब्राहिम लोधी का चाचा था। मित्रों इनके द्वारा इस बाबर को आमंत्रित करने का, दिल्ली आक्रमण हेतु आमंत्रित करने का एक शायद एक इस सोच के तहत इसको आमंत्रित किया था कि शायद ये सोच रहे थे कि मध्य एशिया से जितने भी आक्रांता आए उन सबका उद्देश्य इस भारत की धन संपदा को लूटना रहा। इन्होंने भी शायद यही सोचा था कि बाबर को बुलाएंगे, यह आक्रमण करेगा, भारत की धन संपदा को लूटेगा और वापस से चला जाएगा और दिल्ली हमें दे जाएगा। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं हुआ। बाबर को इस भारत का वातावरण बड़ा मनोरम लगा, अच्छा लगा, और यह दिल्ली को जीतने के बाद यहीं पर रुको गया। मित्रों दिल्ली का शासक बन चुका था बाबर, दिल्ली का शासक, लेकिन हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए इसे किससे युद्ध करना पड़ेगा? क्योंकि तत्कालीन समय में उत्तर भारत की महान शक्ति जो थी, उत्तर भारत में जिसका वर्चस्व स्थापित था वो था राणा सांगा।
अर्थात यदि इस बाबर को यहाँ रहते हुए हिंदुस्तान का बादशाह बनना है तो मित्रों राणा सांगा को पराजित करना जरूरी होगा। और इसी क्रम में इसने राणा सांगा से युद्ध किए, जिन युद्धों का में पढ़ा जाता है, एक युद्ध बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। इसमें एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ बाबर। मित्रों बाबर स्वयं नहीं था इस युद्ध में, इसके सेनापति थे इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा। एक युद्ध पढ़ा जाता है दूसरा खानवा का युद्ध। मित्रों बयाना और खानवा दोनों ही राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, जिसमें एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ राणा सांगा। ठीक, अभी हम देखें तो ये युद्ध पढ़े जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है खानवा का युद्ध। मित्रों महत्वपूर्ण है, इंडियन हिस्ट्री में भी ये पढ़ा जाता है। और इस युद्ध के संदर्भ में तो ये कहा जाता है कि इस युद्ध में चूंकि बाबर जीता था और इस युद्ध के बाद राजपूत शक्तियों को लगभग 200 वर्षों के लिए सुला दिया गया। मित्रों इंडियन हिस्ट्री का और राजस्थान इतिहास का एक निर्णायक युद्ध है, एक महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का युद्ध। इस युद्ध के बाद मुगल सत्ता पूर्णतः स्थापित हो गई थी भारतवर्ष पर। मित्रों बात करते हैं इससे पूर्व के यानी बयाना के युद्ध के, जो एक छोटी घटना है लेकिन हमारे राजस्थान इतिहास में तो पढ़ी ही जाती है। मित्रों मैंने अभी बताया कि बाबर जो दिल्ली का शासक बन बैठा, लेकिन हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए इसे किससे युद्ध करना पड़ा? राणा सांगा से। मित्रों राणा सांगा से युद्ध करने के लिए यह आगे बढ़ता है और दिल्ली से प्रस्थान करके यह इस स्थान पर अपना सेना सहित पड़ाव डाल देता है। मित्रों ये स्थान यदि मैं बात करूं, इसमें मैं बस रिक्त खाली भर रहा हूं, इस स्थान की बात करूं तो इस स्थान को वर्तमान में फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। यह बाबर सेना सहित आता है और यहाँ पड़ाव डाल देता है। बताया जाता है इसका यहाँ पड़ाव डालने का कारण था क्योंकि इसके बाद सांगा की सीमा प्रारंभ हो जाती थी, सांगा के शासन क्षेत्र की सीमा प्रारंभ हो जाती थी। और सांगा के शासन क्षेत्र में इस स्थान से आने वाला पहला दुर्ग था बयाना का किला, बयाना का दुर्ग। और मित्रों इस बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया जाता है बाबर द्वारा। बाबर एक सैन्य टुकड़ी भेजता है मित्रों इश्क आका के नेतृत्व में और मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में। इनके द्वारा इस बयाना के दुर्ग पर अल्प समय के लिए अधिकार भी कर लिया जाता है। मुगलों का अल्प समय के लिए अधिकार भी होता है, लेकिन बाद में राणा सांगा की राजपूत सेना इन मुगल सैनिकों को बुरी तरह से पराजित करती है, बुरी तरह से हराती है मित्रों। और ये मुगल सैनिक पिट करके डर करके और कुछ मर जाते हैं और जो बचे कुचे थे वो भाग करके बाबर के पास पहुंच जाते हैं शिविर में। इस प्रकार हम यदि देखें तो बयाना का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो 1 महीने पहले हुआ इस खानवा के युद्ध से, इस युद्ध में सांगा को विजय मिली। सांगा के जीवन का एकमात्र युद्ध जिसमें उसने मुगलों को पराजित किया। सांगा को विजय मिली, सांगा का पुनः बयाना के दुर्ग पर अधिकार हो गया। लेकिन इसके बाद जो मित्रों आप पढ़ने जा रहे हो वो युद्ध है खानवा का युद्ध, जो एक महत्वपूर्ण युद्ध है। खानवा के युद्ध के संदर्भ में एक विस्तृत चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। देखिए आप सुनिए यहां पर। मित्रों खानवा युद्ध
खानवा युद्ध के संदर्भ में यदि हम देखें तो जैसा कि 17 मार्च 1527 को हुआ मित्रों, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ भारत और राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध। मित्रों, खानवा युद्ध के यदि हम कारणों की बात करें तो देखो, कारण बाबर द्वारा सांगा पर प्रतिज्ञा भंग का आरोप। बाबर ने सांगा पर आरोप लगाया कि वह पानीपत युद्ध में सहायता हेतु आएगा, लेकिन नहीं आया। मित्रों, ये तथ्य जो उठाया गया है ये बाबरनामा से उठाया गया है, जो स्वयं बाबर ने लिखी। बाबर ने बाबरनामा में लिखा कि राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध में मुझे सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन मेरी सहायता हेतु नहीं आया, इसलिए मैंने राणा सांगा से युद्ध किया। मित्रों, दूसरा कारण देखें हम तो सांगा एवं बाबर की महत्वाकांक्षाओं का टकराव। दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। मित्रों, नेक्स्ट, राजपूत अफगान मैत्री। राजपूत बोले तो राणा सांगा, और अफगान मित्रों जो इब्राहिम लोदी, जो अफगानी शासक था जिसका दिल्ली पर अधिकार था, जिसको बाबर ने पराजित किया था, उसका इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, जिसको राणा सांगा ने शरण दी। अर्थात राजपूत राणा सांगा अफगान साथी महमूद लोदी को शरण देता है। यह भी एक कारण रहा बाबर का इससे संघर्ष करने का। मित्रों, नेक्स्ट देखें तो दोनों की अर्थात सांगा और बाबर की सांस्कृतिक व धार्मिक विभिन्नता। नेक्स्ट, आपने देखा ही इस बाबर द्वारा राणा सांगा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने का प्रयास। मित्रों, ये कारण पढ़े जाते हैं इस खानवा युद्ध के, जो विभिन्न कारण हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि इस युद्ध की स्थिति, मित्रों बताया जाता है खानवा युद्ध जिससे पूर्व बाबर ने, चूंकि बयाना के युद्ध में पराजित हुआ थे बाबर के जो मुगल सैनिक थे, वो जो वापस बाबर के शिविर में पहुंचे तो बाबर के जो उपस्थित अन्य सैनिक थे, उन सैनिकों में इन हारे हुए मुगल सैनिकों ने एक भ्रांति फैला दी कि राजपूत सैनिक बड़ी संख्या में हैं, बहुत बुरा मारते हैं। मित्रों, अतः वहां जो उपस्थित शिविर में उपस्थित मुगल सैनिक थे वो डर गए, भयभीत हो गए, हताश और निराश हो गए। और बताया ये भी जाता है कि उसी समय बाबर के शिविर में फरगना से एक ज्योतिषी आया हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। उस मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिषी ने भी ये भविष्यवाणी कर दी कि जो भी पूर्व दिशा से आक्रमण करेगा उसकी पराजय होगी। और पूर्व दिशा में उस समय कौन था? बाबर। मित्रों, हताश निराश सैनिक, उनके साथ बाबर युद्ध नहीं कर सकता था। और आने वाला युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध। मित्रों, अतः बताया जाता है कि इस खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने अपने सभी सैनिकों को मैदान में बुलाया और मित्रों उनके सामने एक ओजपूर्ण भाषण दिया, जोशीला भाषण दिया। और उस भाषण के तहत इस बाबर ने स्वयं शराब ना पीने की बात कही और जो मुस्लिमों से धार्मिक कर लिया जाता था तमगा कर, उसको भी हटाने की घोषणा कर दी। कई सारी घोषणाएं कर दी। इसके अलावा आने वाले युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया, अर्थात खानवा युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद बोले तो धर्म युद्ध। और बताया यह भी जाता है कि खानवा युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक, गाजी का अर्थ होता है धर्म युद्ध को जीतने वाला। मित्रों, चूंकि इस प्रकार की तैयारी बाबर द्वारा कर ली गई थी, अपनी सेना में एक जोश भर दिया गया था, उसी के साथ वो खानवा के मैदान में उपस्थित था। और मित्रों, इधर आप राणा सांगा के बारे में देखें। राणा सांगा जो कि इस युद्ध को करेगा, खानवा के युद्ध को, यह एक खानवा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें संपूर्ण राजपूत जाति ने भाग लिया। मित्रों, खानवा युद्ध में पहली बार सारे राजपूत शासक राणा सांगा के नेतृत्व में लड़े, जिसमें अगर हम बात करें तो 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत थे। मित्रों, बताया जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा के साथ में लगभग 2 लाख सैनिक थे और बाबर की सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे। ये आंकड़े इतिहासकारों के अकॉर्डिंग बदलते हैं,
लेकिन मित्रों लगभग कह सकते हैं कि 4 से 5 गुनी सेना ज्यादा थी इस राणा सांगा के साथ। 7 राजा, 9 राव, 104 सामंत थे, जिसमें यदि हम प्रमुख शासकों की या राव राजाओं की बात करें तो जिसमें नाम आते हैं मारवाड़ से राव मालदेव। वैसे तत्कालीन समय में मारवाड़ का शासक राव गंगा था, जिसने अपने पुत्र राव मालदेव को 3 से 4 हजार सैनिक लेकर सहायता हेतु भेजा था। मित्रों बीकानेर से राव कल्याणमल, तत्कालीन समय में बीकानेर का शासक भी मित्रों राव जैतसी था, जिसने अपने पुत्र राव कल्याणमल को भेजा था। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, चंदेरी से मेदनी राय, ईडर से बहारमल, मेड़ता से बीरमदेव, बिजौलिया से अशोक परमार, रायसेन से सलहदी तंवर, जो कि एक विश्वासघाती शासक था। इसी सलहदी तंवर ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। युद्ध की स्थिति को देखते हुए यह मित्रों बाबर के साथ सम्मिलित हो गया था 30 से 35 हजार सैनिकों के साथ। मेवात से हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, ये प्रमुख व्यक्ति थे। मित्रों बात करें इस युद्ध के बारे में तो देखो, एक तरफ खानवा के मैदान में बाबर उपस्थित था और इधर राणा सांगा की जो सेना थी लगभग 1 माह बाद पहुंचती है। मित्रों राणा सांगा ने अगर देखें बयाना से और खानवा की जो दूरी थी अधिक नहीं है, सीधा रास्ता एक दिन में तय किया जा सकता था, लेकिन राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया। राणा सांगा ने घूम कर आने वाला रास्ता तय किया। इसमें आप देखें राणा सांगा अति आत्मविश्वास में था। उसे ऐसा लग रहा था कि यदि मैं सीधा जाऊंगा तो बाबर मुझे आते हुए देखकर भाग जाएगा। लेकिन मित्रों शायद ऐसा सोच रहा था सांगा, लेकिन बाबर की प्लानिंग कुछ अलग थी। ठीक, अतः राणा सांगा ने अपनी सोच के अकॉर्डिंग ओवर कॉन्फिडेंस के कारण घूमकर जाना, पीछे से आक्रमण करना के बारे में सोचा। घूमकर आता है भुसावर होते हुए मित्रों लंबा रास्ता तय करता है और लंबा रास्ता तय करने लगभग 1 माह बाद जो लगातार रास्ता तय कर रही थी जो सेना राणा सांगा की, उसे आते ही युद्ध में झोंक दिया जाएगा। मित्रों इधर बाबर की सेना जो खानवा के मैदान में तैनात थी, तैयार थी, लगातार अभ्यास कर रही थी। उधर सांगा की थकी हारी हुई सेना मित्रों लगभग 1 माह के बाद खानवा के मैदान में उपस्थित होती है। घमासान युद्ध होता है मित्रों। जिस युद्ध में हम बात करें तो कुछ पहलुओं पर, इस युद्ध में बाबर द्वारा तोप खाने का प्रयोग किया गया, जो कि उसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। मित्रों इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तुलुगमा युद्ध पद्धति, जिसके बारे में आप देखें फर्स्ट ईयर में चलने वाली शर्मा व्यास की किताब में यह चित्र दे रखा है तुलुगमा युद्ध पद्धति का, जिसमें मित्रों आप देखें ये स्थिति इस प्रकार है, जिसमें यह बाबर की सेना है, ये सांगा की सेना है, जिसमें आप देखें कि यह सैन्य टुकड़ियों के बीच में मित्रों तोप गोला बारूद के तोपें रखी हुई हैं, तोप खाना है। ठीक, इसके अलावा बाबर देखो अंतिम लास्ट में है, अंत में है, उसके बाद उसके पास सैन्य टुकड़ी, और ये देखो मित्रों ये सैन्य टुकड़ी है, ये रिजर्व सेना है। यही मेन तुलुगमा पद्धति है, ये रिजर्व सेना है, ये रिजर्व सेना है। मित्रों इधर आप सांगा की स्थिति देखें, बहुत सारी सैन्य टुकड़ियां हैं, जैसे कि ये बाबर की बात करें तो ये देखो हुमायूं के नेतृत्व में थी, ये मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में थी, ये रिजर्व सैन्य टुकड़ियां थी दोनों। और इधर सांगा की बात करें तो सांगा देखो मित्रों हरावल के बाद तुरंत सांगा की सैन्य टुकड़ी है, सांगा स्वयं उपस्थित है, उसके बाद बहुत सारी सैन्य टुकड़ियां हैं विभिन्न शासकों के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ देखें आप ये जो तुलुगमा युद्ध पद्धति की विशेषता होती है, जैसे कि अब युद्ध प्रारंभ हो जाता है, दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, गोला बारूद तोप खाना चल रहा है मित्रों, लगातार सांगा की सेना में हड़कंप मचा हुआ था। तभी इन सैन्य टुकड़ियों को आदेश होता है कि आपको युद्ध में सीधे भाग नहीं लेना है, आपको युद्ध प्रारंभ होने के बाद साइड से घूम कर जाना है और साइड से आक्रमण करना है। मित्रों इस प्रकार यह तुलुगमा युद्ध पद्धति होती है, जिससे बाबर को बढ़त मिलती है, साइड से आती है घूम करके और आक्रमण करती है। मित्रों लगातार संघर्ष चल रहा था, इसी संघर्ष में मित्रों राणा सांगा स्वयं युद्ध में आगे आ जाते हैं, क्योंकि लगातार राजपूत सैनिक घायल हो रहे थे, मर रहे थे मित्रों, और सांगा आगे आ जाते हैं। तभी सांगा की आंख में एक तीर लगता है।
तीर लगता है, सांगा घायल हो जाते हैं। उस स्थिति में राणा सांगा का मुकुट धारण करता है मित्रों झाला अज्जा, काठियावाड़ का शासक झाला अज्जा। मित्रों कुछ समय बाद झाला अज्जा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। कई सारे राजपूत योद्धा भी वीर गति को प्राप्त होते हैं और चूंकि स्थितियां पलट जाती हैं और सांगा मित्रों इस युद्ध में पराजित होता है। घायल सांगा को यहां से लाया जाता है और मित्रों उपचार हेतु घायल सांगा को लाया जाता है बसवा दौसा। उपचार हेतु बसवा दौसा में लाया जाता है, जहां राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। तत्पश्चात की स्थिति का मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर राणा सांगा का लगातार उपचार किया जाता है। इस युद्ध का आप देखें, स्थिति का आकलन करें तो इसमें देखें मित्रों राजपूत राजाओं की परंपरागत युद्ध पद्धति जिसमें अपनाई गई थी, जो भी निश्चित रूप से हार का कारण बनी। तोपखाना और तुलगमा युद्ध पद्धति बाबर का ये पॉजिटिव पॉइंट थे मित्रों, ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे, इसका फायदा मिला बाबर को। और मित्रों जैसा कि आप देखें इस युद्ध में पूरे हिंदुस्तान में कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि सांगा पराजित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हारे। मित्रों घायल सांगा को उपचार हेतु बसवा दौसा ले जाया गया, वहाँ उनका उपचार किया जा रहा था। उपचार चल रहा था, मूर्छित हो जाते, कभी होश में आ जाते। अतः जो वैद्य थे उन्होंने सांगा को स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ समय आराम करने की सलाह दी। और चूंकि जब राणा सांगा होश में आए थे तो उन्होंने एक शपथ ले ली थी कि जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं कर देता चित्तौड़ प्रवेश नहीं करूंगा। मित्रों अतः राणा सांगा चित्तौड़ ना जाकर के स्वास्थ्य लाभ के लिए रणथंभौर चले गए। उनके स्वास्थ्य में लाभ होने लगा मित्रों, लगातार फायदा हो रहा था। एक दिन की बात, वो बैठे हुए थे, एक जमनाज नामक चारण ने एक जोशीली कविता पढ़ी। राणा सांगा की फिर से मित्रों युद्ध की जो भावनाएं थी वो जागृत हो गई। उसने अपने सामंतों को बुलाया कि भाई युद्ध की क्या स्थिति चल रही है। उस समय सामंतों ने, शासकों जो उसके सहयोगी थे, उन्होंने अवगत कराया कि बाबर मेदिनी राय पर आक्रमण करने जा रहा है, चंदेरी पर आक्रमण करने जा रहा है। चूंकि आप देखते हैं मित्रों चंदेरी का युद्ध पढ़ते हैं आप 1528 में, जिसमें बाबर को विजय मिली थी। चंदेरी पर आक्रमण करने जा रहा है। जैसे ही सांगा को यह सूचना मिली, यह जानकारी मिली, सांगा ने कहा चलो युद्ध के लिए। मित्रों ऐसी स्थिति में भी सांगा युद्ध के लिए जाने की सोचता है और युद्ध के लिए रवानगी लेता है। चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता के लिए रवानगी लेता है। मित्रों रास्ते में सांगा फिर से मूर्छित हो जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है और बताया जाता है कि राणा सांगा को उसी समय दवाई के रूप में जहर दे दिया जाता है सामंतों द्वारा और एक महान योद्धा की इस प्रकार हत्या कर दी जाती है। मित्रों राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और मित्रों उसके बाद आप देखें कि मेवाड़ रियासत के अंतर्गत नेक्स्ट शासक जो बनते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जिसमें राणा सांगा का पुत्र ही रतन सिंह शासक बनेगा। उसके बाद मित्रों रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य शासक बनेगा, जिसकी हत्या बनवीर द्वारा की जाएगी और बनवीर भी अल्प समय के लिए शासक रहेगा इसके संदर्भ में। और बनवीर के बाद आप देखेंगे कि बनवीर के बाद उदय सिंह शासक बनेगा और उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप। मित्रों एक बहुत ही अच्छा गौरवपूर्ण राजवंश जिसके बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। मित्रों अभी आप के साथ ये जानकारी शेयर की गई। हम अभी आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे कुछ समय बाद ही। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।